नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज के खास शो में चर्चा करेंगे डेमोग्राफी बदलने वाले उस प्लान के बारे में जिसका मकसद है मिशन आतंकिस्तान। कुछ वक्त पहले ही संभल को लेकर एक रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई थी जिसमें डेमोग्राफी को लेकर ऐसे ऐसे विस्फोटक खुलासे हुए थे कि हर कोई दंग रह गया। संभल हिंसा की रिपोर्ट ने बताया कि कैसे यूपी में सत्ता संरक्षण में जनसंख्या संतुलन को बदलने की साजिशें रची गई हैं। सनातन विरोधियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया, लेकिन सिर्फ संभल ही एक वो जगह नहीं थी जिस शहर में पलायन गलियां उजागर हुई हैं, बल्कि प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में भी मिशन आतंकिस्तान का खेल सामने आया है। नेपाल से सटे जिलों में अचानक और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे संवेदनशील तीनों जिलों में बीते 10 सालों में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले भी पकड़े हैं। ये बदलाव नेपाल से सटे इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए चुनौती बन रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर किसके संरक्षण में ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश को अंजाम दिया गया है? किसकी छत्रछाया में जिहादियों ने मिशन आतंकिस्तान को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाया है? किसकी सत्ता की कुर्सी के पीछे खड़े होकर सामाजिक ताने बाने बदलने की कोशिश की गई है? किसके गठजोड़ से हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि वो कौन कौन से सवाल है जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों के सामने रखने वाले हैं। तो ये कुछ सवाल हैं इंडिया न्यूज के जो आज हम चर्चा के दौरान मेहमानों के सामने भी रखेंगे कि किस तरह से डेमोग्राफी बदलने का जो प्लान मिशन है, मिशन आतंकिस्तान, पलायन गली, कौन बदल रहा डेमोग्राफी, दोगुनी हुई मुस्लिम आबादी, किसकी कॉन्स्पिरेसी, कौन रच रहा हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र। तो ये तमाम सवाल होंगे। चर्चा में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बस अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और उनसे ये तमाम सवाल कि जवाब जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला अब सिर्फ यहां संभल का नहीं रहा, मामला अब यहां बहराइच का हो गया है, मामला यहां श्रावस्ती का भी हो गया है, जहां पर पिछले 10 सालों में हिंदुओं की जो आबादी है वो घट रही है और एक समुदाय की आबादी यहां बढ़ती ही चली जा रही है। बदली डेमोग्राफी, साजिश जिहादी। पलायन गली, कौन बदल रहा डेमोग्राफी, दोगुनी हुई मुस्लिम आबादी, किसकी कॉन्स्पिरेसी, कौन रच रहा हिंदुओं के विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र। बदली डेमोग्राफी, साजिश जिहादी। तो मामला अब सिर्फ संभल तक सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश है वो कई और जिलों में भी देखी जा रही है। मामला श्रावस्ती से भी सामने आ रहा है, मामला बहराइच से भी सामने आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पलायन कैसे हो रहा है हिंदुओं का। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे संवेदनशील तीनों जिलों में बीते 10 सालों में एक विशेष समुदाय की जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन इलाकों में विदेशी फंडिंग, जाली नोटों की तस्करी और अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर मामले भी पकड़े हैं। ये बदलाव नेपाल से सटे इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए चुनौती बन रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये चीजें हो रही हैं, किसके संरक्षण में डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश है उसे अंजाम दिया जा रहा है, किसकी छत्रछाया में जिहादियों ने मिशन आतंकिस्तान को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश की है, प्लान बनाया है। किसकी सत्ता की कुर्सी के पीछे खड़े होकर सामाजिक ताने बाने बदलने की कोशिश की गई है और किसकी गठजोड़ से हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। तो देखिए, देश के कई सीमावर्ती इलाके हैं। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर अचानक और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर
अब देखिए केंद्र भी चिंता जता रहा है। हाल ही में यूपी के संभल जिले में हुई जांच और रिपोर्टों से जिस तरह से जो चीजें सामने आई हैं कि इन इलाकों में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है, जबकि एक विशेष समुदाय की जो संख्या है वो तेजी से इजाफा हुआ है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अली आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आरिफ साहब बहुत स्वागत आपका। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। अतुल गहलोत जी बहुत स्वागत आपका। और आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। आचार्य जी बहुत स्वागत आपका। यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल गहलोत जी, सबसे पहले सवालों की शुरुआत आपसे। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो एक समुदाय की जो आबादी है वो बढ़ती ही चली जा रही है और एक समुदाय की आबादी घटती ही चली जा रही है। डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, अस्तित्व धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और फिर अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस हिसाब से कुछ चीजें पॉजिटिव भी निकल के सामने आ रही हैं कि 10 साल में जिस तरह से एक समुदाय की जो आबादी है वो डबल हुई है, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अब ये चीजें खुल के सामने आ रही हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं 2024 से विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है अतुल जी, बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर हम तक आ रही है, हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा आपसे मैं जुड़ूंगी इसी सवाल के साथ। आरिफ साहब, अगर ये डेमोग्राफी बदलने की साजिश नहीं है तो सिर्फ मुस्लिम आबादी ही क्यों दोगुनी हो रही है? मैं वही बता रहा हूँ पूर्वा जी, 2017 की ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सर आपकी आवाज काफी ब्रेक होके हम तक आ रही है, हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ साहब से मेरा सवाल है। आरिफ साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो जी जी आरिफ साहब बताइए। आवाज आ रही है? जी तो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा मेहमानों से जुड़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सवाल यहां डेमोग्राफी को लेकर है, और जब ये कहा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से या अन्य धर्म गुरुओं की तरफ से कि डेमोग्राफी बदलने की कोई साजिश नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये साजिश नहीं है तो फिर एक ही समुदाय की जो आबादी है वो पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है? और एक समुदाय, हिंदू समुदाय की अगर हम बात करें तो उनकी आबादी इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई है? ये बड़ा सवाल है। क्या रोजगार सिर्फ हिंदुओं के लिए वहां पर नहीं है? क्या सुरक्षा सिर्फ हिंदुओं के लिए वहां पर नहीं है? क्या पढ़ाई शिक्षा सिर्फ हिंदुओं के लिए वहां पर नहीं है? इस वजह से उनका जो पलायन है वो इस लेवल पर आ गया है कि 45% जो हिंदुओं की संख्या हुआ करती थी वो अब 15% पर आ गई है। तो सवाल कई है, और इस वक्त देखा जाए तो कटघरे में सत्ता और विपक्ष दोनों ही हैं, और दोनों ही इस पूरे विषय को लेकर आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां इस पूरे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो फिर ये डेमोग्राफी को लेकर ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? तो वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष से सवाल पूछ रहा है कि इससे पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। ये चीजें कहां से शुरू हुई हैं, कहां इनकी जड़ जा रही है, उसे वहां से खत्म करना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव की जो साजिश हो रही थी, डेमोग्राफी बदलने की साजिश, इस मामले में संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच को लेकर भी अब बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदुओं की आबादी निरंतर घटी है इन इलाकों से। संभल हिंसा पर 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जब गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, तो आयोग की इस रिपोर्ट में कई गंभीर और चौंकाने वाली बात सामने आई है।
जिनमें विदेशी हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र है, संभल की डेमोग्राफी में भारी बदलाव का जिक्र है। संभल जिले में वहां से आई एक ताजा कमेटी रिपोर्ट ने जनसंख्या के बदलाव को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 45% जो हिंदुओं की आबादी थी आजादी के समय, संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की जो आबादी 45% थी, वो अब घटकर 15% रह गई है। तो ऐसे कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं जो सत्ता पक्ष से भी पूछे जाएंगे और जवाब लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये चल क्या रहा है। मामला चूंकि अब सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है, मामला सिर्फ अब लव जिहाद तक नहीं है, मामला अब सिर्फ मंदिर मस्जिद तक नहीं है, मामला अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम और तुर्क पठान की लड़ाई का नहीं है, मामला अब आतंकिस्तान का जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। कई आतंकियों के नाम भी सामने आ चुके हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे सीमावर्ती जिले हैं जहां अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई धार्मिक अतिक्रमण भी हुए हैं। काले धन को वैध बनाकर असामाजिक तत्व उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जाली नोटों की तस्करी, धर्मांतरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की संलिप्तता पहले ही उजागर हो चुकी है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश भारती जी, बहुत स्वागत आपका। अतुल जी, पहला सवाल आपसे था, आपका जो जवाब है वो बीच में अधूरा रह गया था, आप अपना जवाब कंप्लीट करें। जी, अपूर्वा जी, जैसे कि आप जानते हैं 2025-24 में कई बार संभल की चर्चा देखने में आई। 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं, हमारी जो सरकार का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोगों को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। और रही संभल हिंसा की बात, अपूर्वा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जानते होंगे 1924 में संभल में दंगा हुआ था। उस समय कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया था और महात्मा गांधी जी ने उस समय कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को आदेश दिया था कि आप संभल जाइए और वहां की रिपोर्ट मुझे सबमिट कीजिए। तो 8 से 10 सितंबर 1924 को जवाहरलाल नेहरू संभल प्रवास पर गए और उन्होंने 12 सितंबर 1924 को एक रिपोर्ट सौंपी गांधी जी को। उस रिपोर्ट में कहा गया था, पूर्वा जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस रिपोर्ट में कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, संभल में जो दंगे हुए हैं वो मुस्लिम लोगों ने किए और उन्होंने हिंदुओं के मंदिर को निशाना बनाने का काम किया। कई हिंदुओं को, परिवारों को मौत के घाट उतारने का काम किया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अपने 12 पेजों। चलिए ठीक है अतुल जी। अली आरिफ साहब, सवाल आपसे भी था कि जिस तरह से डेमोग्राफी बदलने की जो बात चल रही है, ये कहा जा रहा है ऐसी कोई साजिश नहीं है, तो फिर अगर साजिश नहीं है तो फिर इतने संगठित तरीके से एक ही समुदाय की जनसंख्या क्यों घटती चली गई? अपूर्णा जी, आवाज जा रही है? जी आ रही है सर, बोलिए। हाँ, कुछ आज टेक्निकल फॉल्ट कुछ लग रही है थोड़ा सा। बहरहाल, अजीब कर्ज है नफरत का, कम नहीं होता। अजीब कर्ज है नफरत का, कम नहीं होता। ये बढ़ता जाता है जितना झुकाए जाते हैं। जिस डेमोग्राफी की बात हो रही है,
अपूर्णा जी, थोड़ा सा आप माजी में जाएं, भूतकाल में जाएं, पिछले और आप पलटें आप, तो आपको याद होगा जब जनाब अडवाणी जी अपने स्ट्रीम पे थे, उरूज पे थे, अपने पीक पे थे, उस वक्त भी उन्होंने जब रथ यात्रा वाला लेके निकले, एक तूफान बरपा था, उस वक्त भी इन्होंने इन्हीं तमाम अजला, तमाम जिलों जो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं, उसके बारे में पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि साहब वहां पर दहशतगर्दों की बाढ़ आ गई है, मदरसों की बाढ़ आ गई है, और जरूरत से ज्यादा आबादियां बढ़ रही। खासतौर से उन्होंने मुसलमानों को हिट किया था। तब से लेके अब तक कितने साल हो गए, काउंट कर लीजिए प्लीज। इतने लंबे अरसे में आज तक खामोशी अख्तियार करे रहे आप। आज अचानक ये बात आ गई। उसमें मसला ये नहीं है डेमोक्रेसी का, मसला हमारे समझ से ये है कि आपने लाल किले से प्रधानमंत्री की स्पीच देखी होगी, 80 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, एक हारे हुए, थके हुए, निराश प्रधानमंत्री की वो स्पीच थी। और आपको बताना चाहूंगा, जब कोई भी फौज हारती है, हारने के बाद जब पीछे हटती है, तो उसके पास वो अपना आखिरी आखिरी हरबा जो भी उसके पास होता है वो इस्तेमाल करता है। जितना भी गोला बारूद, ये वो जितने भी उसके सर्कस में तीर होते हैं, वो सब का इस्तेमाल कर लेता है। मेरे ख्याल से लगभग यही हो रहा है आज की तारीख में, कि जब से ये एक राहुल गांधी का जब से एक मुहिम चली है, उसके बाद से ये अपने आप को एकदम हारा हुआ, शिकस्ता हाल समझ रहे हैं, जिसके वजह से ये तमाम बातें आ रही हैं। दूसरी चीज ये कि आप देखें संभल के दंगे के सिलसिले में, प्लीज थोड़ा सा बहुत ही इम्पार्शल देखने की कोशिश करिएगा। जो रिपोर्ट आई है वो किस अंदाज की रिपोर्ट है, दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने, किसकी वजह से हुआ, किन रीजन से हुआ, कितने लोग उसमें मारे गए, इसका कोई जिक्र नहीं। जिक्र ये है कि साहब मतलब एकदम हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा सामने लेके आ रहे हैं लोग। वो भी जांच एजेंसियां इस तरह से कर रही हैं, जो टीम बनाई गई वहां पर तफ्तीश करने के लिए, उसकी ये रिपोर्ट है। कितनी शर्मनाक बात है। आप इस देश को कहाँ ले जा रहे हो प्रफुल्ला जी, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस हद तक ले जाना चाह रहे हैं? भाई किसी को भी अगर कार्बन टाइगर आप बनाओगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जस्ट इमेजिन इट। एक हद होती है जब पीछे आप मारते मारते किसी को दीवार से सटा दोगे, तो फिर मजबूर हो जाएगा अपने डिफेंस से अफेंस करने के लिए। ये सारे हालात ये हो रहे हैं, मुल्क को एकदम तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा चुके हैं लगभग लगभग। और ये तमाम तमाम हमारे मुल्क के जो भी दानिश्वर है, लाइक प्रोफेसर अब्दुल्ला, लाइक अजीत अंजुम, लाइक अविनाश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आपकी दिल्ली में देखा आपने, वो एक मीटिंग कर रहे थे आसाम के मुद्दे पर, किस अंदाज में उस मीटिंग चलिए हाल में ठीक है, लोग एक हुजूम पहुंच गया गुंडों का। ठीक है तो आरिफ ये साहब, देखिए सवाल और मुद्दा यहाँ एक ही है कि एक ही समुदाय की जो आबादी है वो क्यों घटती चली गई है, इस पर सवाल है, इस पर ये पूरा मुद्दा, इस पर ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। यश भारती जी का भी पक्ष जान लेते हैं। यश भारती जी, डेमोग्राफी में जिस तरह से प्री प्लान तरीके से, संगठित तरीके से जो बदलाव हो रहा है, सवाल तो देखिए सत्ता पक्ष से भी होगा, सवाल विपक्ष से भी होगा, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कुछ चीजें, कुछ इतिहास, कुछ बैकग्राउंड घूम फिर के समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द भी नजर आती है। अपूर्णा जी, मैं उसी पे आ रहा था, थोड़ा सा नहीं बात आरिफ सुनिए, साहब अधूरी रुक हो जाए जाइए, अगर आप सवाल दोबारा। सवाल यश भारती जी से है सर, एक एक करके सवाल लूंगी मैं। ओके 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 जी ओके। ठीक है, यश भारती जी। अपूर्वा जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अवैज्ञानिक। हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को बताते हैं कि जीरो हमने दिया जिससे गणित आगे बढ़ा, और हम गणित को आगे बढ़ाने वाले लोग जीरो पे अटक के रह गए, खुद जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो बात हो रही है, जो डेमोग्राफी बढ़ाने की बात हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक महिला को एक बच्चा जनने में 9 महीने का समय लगता है। ये वैज्ञानिक बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मैं अलग से कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जो बच्चा जनने में जो समय लगता है, जो जनसंख्या है वो उतनी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या मुसलमानों की बच्चियां या हमारी बहनें
जो बच्चों को जन्मती हैं, क्या वो जल्दी जन्म देती हैं? क्या वो 2 महीने 3 महीने में बच्चों को जन्म देती हैं? क्या एक महिला बच्चों को ज्यादा जन्म रही है? जो समय शरीर को लगता है, जो सारी पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को लगता है, उतना तो लगेगा ही। तो कैसे आबादी बढ़ रही है? क्या मुसलमान 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या हिंदुओं के केवल एक ही बच्चे या 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं? कहां हम देश की चर्चा को ले जा रहे हैं? किस तरफ ले जा रहे हैं? ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जहां नाकामयाबी है शिक्षा देने में, रोजगार देने में, बेहतर व्यवस्था देने में, तो ये ऊटपटांग चीजें लेकर के चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। आपने जो दूसरी बात कही, फॉरेन फंडिंग की लेकर के, इंटरनेशनल टेररिस्ट की बात की, तमाम बातें की, मैं ये कह रहा हूं हमारा देश सुरक्षित हाथों में, ये तमाम दावे किए गए। विदेश से पैसा अगर आ रहा है देश के अंदर, वो किसी के भी खाते में जाए, आप उसको पकड़िए। विदेश से अगर कोई हथियार आ रहा है, विदेश से कोई आतंकवादी आ रहा है, उसको पकड़िए। कौन मुसलमान बचाने की बात कर रहा है, कौन हिंदू बचाने की बात कर रहा है, कौन ईसाई बचाने की बात कर रहा है, कौन बौद्ध से बचाने की बात कर रहा है? ये तो पूरी तरीके से कुतर्क है ना। जो काम सरकार को करना है उसको हम लोग टीवी चर्चा पे कर रहे हैं। अंतिम बात, अपूर्वा जी, इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है। भारत देश में उत्पत्ति हुई है बौद्ध धर्म की, और आज दुनिया में उसका विस्तार हो रहा है। चीन है, जापान है, और भी तमाम देश हैं जो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये क्या है, कल को ये कहा जाएगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो है वो भारत से हुई, तो क्या भारत कोई षड्यंत्र रच रहा है दुनिया के खिलाफ? ठीक तो है। ये जिस तरीके से चर्चाएं ली जा रही हैं और की जा रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ये देश को दंगों का देश नहीं बनाना। ये देश महात्मा गांधी का, बौद्ध का देश है। ये युद्ध का देश नहीं, बुद्ध का देश। ठीक है यश भारती जी, देखिए और इस पे बुद्धू शासन कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है। देखिए, पलायन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। किस महिला को, किस धर्म की महिला को, किस जाति की महिला को एक बच्चा जन्मने में कितना वक्त लग रहा है, ये हम सबको पता है। चाहे वो हिंदू समाज की महिला हो, चाहे वो मुस्लिम वर्ग की महिला हो, 9 महीने दोनों को लगते हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है या हिंदुओं की आबादी घटी है, हम इस आंकड़े के बेसिस पे इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं यश भारती जी। पलायन बहुत सारे मुद्दों को लेकर, बहुत सारे कारणों की वजह से संभल से हुआ है, और इसके बाद अभी तो सिर्फ संभल झांकी है। अभी बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अभी ये और भी ऐसे कई जिले हैं जो सामने आने बाकी हैं। चलिए ठीक है, आचार्य मोहित जी, आप मानते हैं कि सिर्फ जनसंख्या का ये मुद्दा नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति पर यह सीधा हमला है? देखिए अपूर्वा जी, ये जो विषय आज रखा है इंडिया न्यूज ने, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय मानता हूं और बहुत अच्छा ये विषय रखा गया है। देखिए, आप अभी तो श्रावस्ती और जो भी बहराइच में केवल कुछ ही मामले और कुछ ही जिले सामने आए हैं। अभी जब और गहराई से जांच होगी तो ये मुद्दा बहुत विशाल रूप धारण करेगा भारत में। अभी देखिए, केरल का भी नाम आया था कि केरल में भी धर्मांतरण का मामला हुआ। छांगपुर बाबा एक पकड़ा गया, जो एक सबूत है कि कैसे विदेशी फंडिंग हो रही थी धर्मांतरण को लेके। और इसी क्रम में देखिए पुराने लखनऊ में, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूं तो मैं यहाँ की स्थिति बता सकता हूं कि जहां आज से अगर 30-40 साल पहले देखिए तो एक बड़े स्तर पर हिंदू आबादी थी, जो घटते घटते धीरे धीरे उन लोगों ने अपना मकान बेच दिया या बेचने के लिए मजबूर कर दिए गए। और माफियाओं का बहुत परचम था, मगर योगी जी की शक्ति की वजह से जो अब माफियाओं से मुक्त है लखनऊ का, पुराना लखनऊ भी। मगर अभी भी आप अगर जांच की जाए तो 40 साल पहले जो हिंदू आबादी थी अब वो वहां नहीं बची है। विदेशों से फंडिंग हुई, हिंदुओं के घर मकान उनको डर भय दिखाकर, उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करके, और इस प्रकार से कम पैसों में खरीद ली गई। देखिए, ये गंभीर विषय है, क्योंकि धर्मांतरण की यहाँ पर ही बात नहीं है। अब जो जनसंख्या की जब जांच होती है तो उसमें देखा गया कि जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो तेजी से भारत में ही घट रही, संपूर्ण भारत की बात मैं कह रहा हूँ, और जो मुस्लिमों की जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही। इसके पीछे के कारण देखे गए तो अवैध रूप से जो धर्मांतरण आया, लव जिहाद भी उसमें आया, विदेशों से फंडिंग भी आई,
लोगों का जो पलायन हुआ, वो जो कि उनको मार काट के, जैसा अभी चर्चा हुई कि सांप्रदायिक दंगे हुए, उनमें तो लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो जो भी सरकार हो, जैसे इस समय भाजपा की सरकार है या इसके पहले जो सरकार थी, तो ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि भारत जो है वो संविधान से चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति कट्टरपंथी है, वो किसी भी मत मतांतर का हो, और अगर वो किसी दूसरे मत मतांतर के व्यक्ति को भारत में रहने की स्वतंत्रता नहीं देता है या अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा करता है, तो सरकार की ये ड्यूटी है कि सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और इस समय योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की, मैं दोनों से ही आग्रह करता हूं कि इस तरह के जो मामले उन पर गंभीरता से जांच करें, और उन लोगों के खिलाफ, जैसे छांगुर बाबा के खिलाफ जैसे कार्रवाई की गई, इसी प्रकार से सख्त कार्रवाई को, जिन लोगों के मकान घर जो पलायन कर गए, अगर संभव हो सके तो उनको वापस भी दिलवाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के सृजनात्मक कार्यों की आवश्यकता है, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको फिर से किया। जैसे यश भारती जी ने कहा कि बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, तो फिर से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, फिर से जो है लोगों को भगवत गीता पढ़ने को प्रोत्साहित किया जाए, अपने धर्म के प्रति ज्ञान लोगों का बढ़े, शास्त्र में सनातन धर्मावलंबी पारंगत हो, तो बिल्कुल विश्व में सनातन का प्रचार होगा फिर से। अतुल गहलोत जी, अब देखिए यहाँ पर अभी जिस तरह से यश भारती जी कह रहे थे कि पलायन और वहां पर बढ़ रही आबादी, अगर हम मुस्लिम वर्ग की आबादी की बात करें तो चर्चा सिर्फ संभल की नहीं हो रही है, चर्चा अब 3 और नए जिलों की हो रही है। बहराइच की चर्चा हो रही है, श्रावस्ती की हो रही है, बलरामपुर की हो रही है। क्या यहाँ पर भी, जैसा कि यश भारती जी कह रहे थे कि चाहे हिंदू धर्म की महिला हो, क्या मुस्लिम 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू 1 ही 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जनसंख्या घट रही है? इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? और क्यों जनसंख्या घट रही है, सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा जा रहा है। पिछले 8 सालों से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अतुल जी। अपूर्वा जी, जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से कुछ संगठित जो लोग हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में विदेशी फंडिंग के माध्यम से लगातार धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां लगातार एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है। और ये कोई नया विषय नहीं है अपूर्वा जी, ये बहुत पिछली जो सरकारें थी, 17 से जो पहले की सरकारें थी, उन लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया था इन लोगों को। और तो और अपूर्वा जी, संभल में 1924 में एक बार दंगा हो चुका था। उस समय गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां भेजा रिपोर्ट के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 8 सितंबर से 10 सितंबर 1924 वहां प्रवास पर रहे। उन्होंने 12 सितंबर 1924 को एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम लोगों ने, एक बहुसंख्यक समुदाय ने हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाने का काम किया, वहां हजारों हिंदुओं के घर उजाड़ने का काम किया, कई घर हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया। और उन्होंने, अपूर्वा जी आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि जो संभल में, उस रिपोर्ट में कहा, जो संभल में, ठीक है यश भारती जी, 1 मिनट सर, बस बात कंप्लीट हो जाए। चौहान ने बनवाया, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अपूर्वा जी, उस समय संभल में कोई आज का विषय नहीं है, संभल में उस समय हजारों हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया, इस बात का साक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा था कि जो हरिहर मंदिर है, ठीक है, उसको निशाना बनाने का काम किया, और बाबर ने उसको तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट उस चीज को बताती है पूर्वा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार से धर्मांतरण कराना चाह रहे हैं वैध, उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी सख्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई करें। चलिए ठीक है, उनकी याद रखें। हम
हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चलने वाली सरकार है। और ठीक है अतुल जी। अनैतिक कार्य कोई भी करेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार में ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले से चीजें निकल के सामने आ रही हैं। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट से कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चाहे डेमोग्राफी को लेकर बात हो, चाहे बढ़ती आबादी या घटती आबादी को लेकर बात हो, चाहे आतंकिस्तान को लेकर बात हो। यश भारती जी, फिर से वही सवाल है सर, पलायन कैसे रोका जाए और अगर हुआ तो शुरू कहां से हुआ? कहीं से तो पलायन शुरू हुआ होगा, या सिर्फ एक जो समुदाय है उसके लिए ही चीजें वहां पर अनुकूल नहीं थी, बाकी समुदायों के लिए चीजें वहां पर परिस्थिति पूरी तरह से अनुकूल थी? अपूर्वा जी, गनीमत है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में नहीं थी जब भगवान श्री कृष्ण थे। नहीं तो ये तो कह देते कि मथुरा से वो जो द्वारका गए हैं वो भी मुसलमानों के डर से गए थे, ये इस बात को फैला देते और पता नहीं कौन सी फॉरेन फंडिंग बता देते उस चीज के लिए भी। तो शुक्र है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं थे। मैंने जो वैज्ञानिक बात करी उसका तर्क कुछ भी नहीं। फर्टिलिटी रेट जो होता है, जो हर चीज का एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, उस पर बात कीजिए ना। महिलाओं की जब जनगणना होती है तो देश में कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं ये जनगणना होती है और हर महिला का उतना फर्टिलिटी रेट आएगा। ये दुष्प्रचार पहले भी कई बार किया गया जिसपे खोखले दावे खोखली बातें निकल चुकी हैं। यहां भी वही चीज हो रही है। लेकिन बात अगर फॉरेन फंडिंग की हो रही है, आतंकवाद की हो रही है, तो इस्तीफा देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि बाहर से पैसा कैसे आ रहा है, बाहर से आतंकवाद कैसे आ रहा है। नोटबंदी जैसी कड़वी दवाई पिलाई थी ये सब चीजें रोकने के लिए, और मोदी जी ने कहा था कि मैं चौराहे पे आ जाऊंगा अगर मैं नाकामयाब हो जाऊं तो, मेरी गलती पाई जाए तो ये मोदी जी को गलत साबित करने पे क्यों उतारू है भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया क्या चाहती है कि मोदी जी चौराहे पे आ जाए, जनता सजा दे उनको? मैं तो मेरे प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं सोचता। भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो बात अलग है, जिस तरीके से दोषारोपण कर रही है। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा 2017 से पूर्व की सरकार, तो बार बार ये भूल जाते हैं अपने पूर्वजों को। कल्याण सिंह जी को भूल जाते हैं, राजनाथ सिंह जी को भूल जाते हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी को भूल जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। तो अगर ये सब चीजें कह रहे हैं तो दोषी उनको भी ठहरा रहे कि 17 से पहले ऐसा हुआ, 17 से पहले ऐसे हुआ। अरे भैया, दुश्मनी हमसे निकालो। अपने पूर्वज अपने माता पिता को दोषी बता रहे हो, अपने दादा बाबा को दोषी बता रहे हो। ऐसी औलादों को नालायक औलाद कहा जाता है कि जब अपना वर्तमान कुछ नहीं संभाल पाते तो अपने दादी दादा माँ बाप को कोसने लगते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें। अरे मौका तुमको मिला, तुम नालायक औलाद हो, अपनी नालायकी मानो। सत्ता में हो, सरकार में हो, जिम्मेदारी है, काम नहीं कर पा रहे तो दोषारोपण, संबल करे जा रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं वैज्ञानिक युग में अपूर्वा जी, ये स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र सरकार का है, वो ये फर्टिलिटी रेट नहीं बता रहा। जो ये यूपी सरकार की गोपनीय रिपोर्ट जो गुप्त है, सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, कहां ये लीकेज वाली सरकार में जिस तरीके से पेपर लीक हुई, ये गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई है। अब आप समझ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोपनीय बता रही है। वो कितनी गोपनीय है, ये पोल खुल रही है लॉ एंड ऑर्डर की। जवाब ले लेंगे, अतुल जी से जवाब लेंगे, लेकिन पहले आरिफ जी से सवाल है, जवाब लेंगे अतुल जी से। आरिफ जी, संभल की रिपोर्ट कहती है कि विदेशी फंडिंग यहां पर हुई है, आईएसआई की संलिप्तता पाई गई है, इसे भी आप नकारेंगे या इसको लेकर आपकी कोई अलग प्रतिक्रिया है? अपूर्वा जी, आप बहुत ही सिंसियर एंकर हैं और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि देश हित में थोड़ा सा अगर सोच लिया जाए, बात कर लीजिए। फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी, एक फॉरेन फंडिंग हो कैसे रही है? की फॉरेन फंडिंग जो हो रही है वो या तो हमारे पीएम साहब के पास आ रही है या सीएम के साथ पास आ रही है, और वो इन तमाम लोगों को देख करके ये सब काम करवा रहे हैं। ये कोई सिस्टम है कि नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर से पैराशूट से गिरा दी गई फंडिंग, असलहे गिरा दिए गए। अभी देखिए आसाम में इलेक्शन की अभी वो बिल्कुल वजह है। अभी से पिछली रिपोर्ट मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले
3 दहशतगर्द वहां पर आ चुके हैं, उनके नाम, गांव, पता, वल्दियत सब इनको मालूम, लेकिन ये नहीं मालूम इनको कि किस रास्ते से वो आए और कैसे। जस्ट इमेजिन ये क्या हो रहा है, ये मतलब एकदम र्यूमर फैला करके पूरे देश की एकदम सच्चा पीटने में तुले हुए हैं। दूसरी चीज ये आपको बताना चाहूंगा मैं, जस्ट इस पर थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करिएगा कि फंडिंग ऑफ दहशतगर्दी। दूसरी बात ये कि ह्यूमन नेचर पर अगर आप गौर करें तो जब इंसान कोई किसी काम में बिजी रहता है, इसको एक पूरा एक लॉजिकल बात है ये, तो उसकी जनरेशन कम होती है। जो भी मजदूर तबका है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो हमारा कमजोर तबका है उसका इंटर जस्ट जस्ट इसको आप अदरवाइज मत कीजिएगा प्लीज, वरना आप कहीं से और चली जाएं। हमारे बगल में भी बहुत ही मलिन आबादी है निषादों की, जाके देखें उस आबादी में आप, बेपनाह जनरेशन बढ़ रही, क्योंकि उनका इंटरटेनमेंट करने का एक वाहिद जरिया वो है। और जो इंसान बिजी रहता है पढ़ाई लिखाई में, कारोबार में, बिजनेस में, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, उसका माइंड कहीं और लगा होता है। इसलिए उसको देखें, इस तबके को देखें आप, जिसको हमारे उर्दू में अशराफिया कहते हैं, जिसको हमारा क्या कहते हैं, सम्मानित कह लें आप, साहिब हैसियत कह लें आप। इस तबके की आबादी बहुत कम होती है, उसकी लॉजिकल वजह ये है। दूसरे कि डेमोक्रेसी जो है और ये सांख्यिकी, ठीक, इसको खाली मुसलमानों पे ही देखोगे आप, बाकी सबके में नहीं देखेंगे आप। हर चीज को मिला के देखने की कोशिश करिए कि वजह क्या है इसकी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर तो एक जो फैक्ट्री जो चल रही है आरएसएस की, वहां से जो तरबियत मिल रही है इनको, ठीक है। अतुल जी जवाब दे रहे हैं, अतुल जी से फटाफट जवाब ले लेते हैं, उसके बाद सीधे मोहित शुक्ला जी का मैं रुख करूंगी। अतुल जी। अपूर्वा जी, मैं आरिफ जी से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब कोई जहांगीर बाबा के विषय में तो आप नहीं बोल रहे ऐसा, तो उसने विदेशी फंडिंग की कितना गलत कार्य किया। आप लोग जो संभल में लोगों ने पत्थरबाजी की उसके खिलाफ तो नहीं बोले। आप बोलते हैं तो उन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, आप एक ही तराजू से सबको तोलने का प्रयास करते हैं। ये बहुत आपकी बहुत गलत बातें हैं। आपको गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। आप ये बताइए, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आरिफ जी, मैं पूछना चाहता हूं 1924 में किसकी सरकारें थी? 1924 में तो भाजपा के लोगों ने दंगा नहीं कराया, संभल में उस समय दंगा हुआ था, आपको जानकर आश्चर्य होगा। और वहां कितने हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतारने का काम किया गया था। और उस समय महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वहां भेजा था रिपोर्ट के लिए, और उन्होंने 8 सितंबर से 10 सितंबर रहे और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने बड़ा आश्चर्य से कहा कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को मारने का काम किया। और जो हरियाणा में ठीक, एक एक करके सर, एक एक करके उसको पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वो तो कोई दंगा भड़काना नहीं चाहते थे। अरे वो कांग्रेस के नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है अतुल जी, एक सवाल पहले मोहित शुक्ला जी से ले लेती हूँ, उसके बाद रिएक्शन लूंगी यश भारती जी से। ठीक है मोहित शुक्ला जी। ठीक है सर। अतुल जी रुक जाइए। अतुल जी, अभी आपके तमाम सवालों का, आपके तमाम जवाबों का रिएक्शन यश भारती जी से मैं लूंगी, लेकिन एक बार पहले मोहित शुक्ला जी से एक सवाल ले लेती हूँ। ठीक है सर, ठीक है रुक जाइए अतुल जी। संभल का जो उदाहरण है मोहित शुक्ला जी, वो क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश के सनातनियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर आप देख रहे हैं? क्योंकि संभल है, बहराइच भी अब उसी लिस्ट में शामिल हो गया है, श्रावस्ती भी शामिल हो गया है, बलरामपुर भी शामिल हो गया है। देखिए बिल्कुल, और ये जो है धीरे धीरे करके जो कट्टरपंथियों का उद्देश्य है गजवाए हिंद, उनका ये उद्देश्य है कि भारत में हिंदुओं का शासन को समझते हैं, जो हमारा संविधान है वो हिंदुओं का शासन, क्योंकि ऐसा नहीं है। संविधान जो है वो पंथ निरपेक्ष है भारत में। अगर उनकी ऐसी सोच है कि जब इस्लामिक शासन आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट भारत होगा, तभी उनका उद्देश्य सफल हो। यह शिक्षा और उनकी कट्टरपंथी होने कारण है। अभी देखिए, सरकार ने पहले एक नारा दिया, हम दो हमारे दो, तो उसको जो है हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया। शिक्षा की अधिकता के कारण भाई उन्होंने समझा कि चलिए देश के संसाधन कम है, अधिक बच्चे होंगे, आबादी बढ़ेगी, उससे बड़ा नुकसान होगा, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या नुकसान है। पढ़ाई के माध्यम से, और मैंने ही पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, बीए में पढ़ा, आगे पढ़ते रहे,
तो ये इस प्रकार से जो लोग पढ़ते रहे और समझते रहे और जिन्हा शिक्षा की कमी थी, उन लोगों ने इसको नहीं समझा और वो आबादी जो है बढ़ाते रहे, उन्होंने इस नारे को भी नहीं माना। इसीलिए मुस्लिमों की आबादी बढ़ती गई, किसी के 8 बच्चे, किसी के 9, किसी के 10 आज भी हो रहे। और इस प्रकार से हिंदुओं में देखिए 1, 2 या 3, अधिकतम 3 हो जाए, अरे बहुत बहुत बच्चे हो गए, 3 बहुत हो गए। इसी प्रकार से जो है आप देखिए आबादी जो मुस्लिमों की बढ़ी है, उसके पीछे अवैध धर्मांतरण के अलावा ये भी कारण है, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर भी कानून सरकार को बनाना चाहिए। यहाँ भी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा ठीक है। करना न्यायालय का और सरकार का कार्य है, संसद का कार्य है, और संसद इस पर कानून बनाए कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, अभी ये जांच हुई है, इसके ऊपर जांच के ऊपर जो आख्या रखी गई है उसके ऊपर सरकार को विचार करना होगा और संसद में इसके ऊपर कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है, देश ठीक की है। एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। ठीक है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। ठीक है। यश भारती जी, आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे और देखिए बलरामपुर के अपूर्वा जी, तत्कालीन डीएम ने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट भी भेजी थी, लेकिन आपकी सरकार ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। अपूर्वा जी, देखिए पलायन इतना जोरों पे है हिंदुस्तान के अंदर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़ करके बनारस उत्तर प्रदेश आना पड़ा। बहुत जोरों से पलायन चल रहा है जापान और मुझे चाइना डर चले है, गए। और मुझे पता नहीं क्यों ये डर लग रहा है कि गुजरात दंगों में मुसलमानों से डर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं बनारस। इस बात को छुपाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल के पीछे पूरी तरीके से मुसलमान जिम्मेदार हैं और मुझे इसीलिए ये सब चीजें लग रही। दूसरी बात, हमारे मोहित जी आचार्य भी हैं, डॉक्टर भी हैं, धर्मगुरु भी हैं, तो मुझे उनसे उम्मीद लग रही थी कि कुछ आचार्य तरीके की बात करेंगे, डॉक्टरेट लिए तो कुछ साइंटिफिक बात करेंगे, धर्मगुरु हैं तो कुछ धर्म की बात करेंगे, लेकिन बातें ज्यादातर उनकी बातें राजनीतिक लग रही थी। ठीक है, उनका अपना निजी मामला है, करें, नाम के विपरीत काम करें, नाम के साथ में काम करें, जैसे भी करना चाहें, लेकिन जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब भी हमारे डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर धर्मगुरु मोहित जी नहीं दे पाए। अब अगली बार दे दे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी सवाल करिए तो करिए, मैं देता हूँ। आपने मुझसे कुछ सवाल किया नहीं, आपने अपनी बात कही, आपसे मैंने मैं आपकी निजी क्यों पूरी बात बात सुनी। करूंगा भाई? आपसे मैं कोई निजी बात क्यों करूंगा? मैंने अपनी बात रखी, आप उस पर तर्क दे देते। जो टीवी का नहीं, डिबेट है आज, तो आप जो अपनी टॉपिक है, सवाल करिए। आपने कहा मैंने सवाल किया, जवाब नहीं दिया, आप सवाल करिए। अरे भाई सुनिए ना, आप तो सुन नहीं पाए होंगे, फिर मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को सुन ही नहीं रहे, केवल बोलने नहीं, पे मैं पूरी विश्वास बात रखते। आपकी सुन रहा हूँ। नहीं, आपने ठीक है, मुझसे ठीक है। सवाल अपनी किया तो अपनी आप बारी मुझे में अपना जवाब अपना दीजिए। जवाब दें, बेहतर होगा। अपनी अपनी बारी में इसी विषय पर जवाब दें। फर्टिलिटी रेट पे ठीक जवाब है दे यश दीजिएगा भारती कि जी। मुसलमानों की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर देती हैं, हिंदुओं की बच्चे कम पैदा करती हैं। वो 9 महीने में, हिंदू की बच्ची जो है वो 9 महीने तो में मतलब बच्चा पैदा आप करती है। घटती हिंदुओं की जनसंख्या को आप फर्टिलिटी रेट मान मुझे रहे हैं? अपूर्वा जी, मुझे, मैं ये मोहित जी कहने लगे मुझे बता दीजिए सवाल, तो मैंने उनको बता दिया। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं, आतंकवाद की घटनाओं की बात चल रही है, धर्म परिवर्तन की बात चल रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, 100 साल हो गए आरएसएस जैसे अनरजिस्टर्ड संस्था के। भैया शादी क्यों नहीं करवाते? क्यों प्रेरित करते हो कि कुंवारे रहे लोग? क्यों प्रेरित करते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्यों शादी नहीं कराई? नरेंद्र मोदी जी धर्म पत्नी छोड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी शादी चलिए नहीं ठीक कर है, रहे हैं। सभी मेहमानों को तो बीच में हिंदुओं रोकना की चाहूंगी। संख्या सीएम घटा योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव हैं, कुछ कह रहे हैं, वो एक बार जनता को सुनवाते हैं।
चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में सवाल जवाब लगातार जारी था, लेकिन अब वक्त की भी कमी है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि एक एक क्लोजिंग कमेंट सभी मेहमानों से मैं यहां पर ले लूं। सबसे पहले अली आरिफ साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगी। इस पूरे विषय को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, किस तरह से, क्या क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर आपका? बोला जी बहुत सिंपल चीज है। आर्गुमेंट बेस्ड जब बात होती है तो वो गलत सामने आता है। जब आदमी को आर्गुमेंट बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल अनारगल बात करनी है, फिर अपना झूठ के बुनियाद पर माहौल को खराब करना है, तो उससे कोई रिजल्ट। जैसे जैसे एक चीज आप देख ले, नहीं देखिए, जिक्र होता क्लोजिंग है कमेंट भयंकर। सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि कट्टरपंथी जो ताकतें हैं, क्या आपको लग रहा है धर्मांतरण और विदेशी पैसों के सहारे ये चीजें की जा रही हैं? संभल में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, अवैध घुसपैठ हो रहा है? अपूर्णा जी, सिर्फ ये र्यूमर है, सिर्फ अफवाह है, सिर्फ देश के माहौल को खराब करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है। एक चीज और बता दें आपको, बहुत शॉर्ट में धर्मांतरण की बात हो रही है। इस्लाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी को कंपेल किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे। चलिए ठीक है। इस्लाम जो कबूल करता है दीन, वो इस्लाम पर एहसान नहीं करता, वो अपने आप पर एहसान करता है। बहुत क्लियर कंसेप्ट है ये। तो ये बेवजह की खुराफात। अच्छा, दूसरी एक चीज, ये अभी के तिवारी जी को मैं परसों सुन रहा था, मिस्टर ठीक के है। तिवारी, उन्होंने ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट चलिए किया ठीक है। कि अतुल गहलोत जी, अफगानिस्तान क्लोजिंग मुस्लिम कमेंट सर आपसे लड़कियों को फटाफट हमने इस पूरे हिंदू विषय पर। बनाया। किस तरह से कार्रवाई चल रही है आगे और क्या क्या खुलासे होने वाले हैं? 48 हिंदू ठीक है मुस्लिम ठीक है। लड़कों को हमने आरिफ साहब हो गया सर। अतुल जी से सवाल है सर, वक्त की भी कमी है सर। अतुल जी। तो साहब तो ये हाथ काम करेंगे साहब, सुन लीजिए। ठीक है ये अतुल जी। अपूर्वा जी 1924 में ले जाएंगे। अपूर्वा जी, जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है, जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, वहां विदेशी फंडिंग के माध्यम से एक विशेष समुदाय, एक भारत को अरे बॉर्डर पे खड़े हो क्या? अरे नहीं रुक जाइए कंट्री बनाना चाहता है। आरिफ साहब ये सब चीजें नहीं हो रुक जाइए रही सर। हैं। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, बीच में उसमें कोई इंटरप्शन नहीं। ये सब चीजें हो रही। ओके सर। अपूर्वा जी सुनते नहीं है, एक तो बात सुनते नहीं, इनका सुनना उनके प्रवृत्ति में नहीं है। नहीं चलिए ठीक इसका है अतुल जी, समुदाय आप ऐसा सुनते अपनी नहीं है बात इनकी रखिए, आप अपनी बात रखिए। अपूर्वा जी, जो सीमावर्ती जो क्षेत्रों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, जो खाड़ी देशों से विदेशी फंडिंग आ रही है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये झांगुरबाज बाबा की निंदा नहीं करेंगे, ये उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। ये कहते इस्लाम में कोई लिखा नहीं है। इस्लाम तो झांगुर बाबा तो इस्लामिक, वो तो मोमडन है। ठीक है, उसका लिए क्या इस्लाम? ठीक है अतुल गहलोत जी। यश भारती जी, ठीक है यश भारती जी सर, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर फटाफट। अपूर्वा जी, ये विदेशी फंडिंग बहुत खराब चीज है और विदेशी फंडिंग पे तत्काल रोक लगना चाहिए। देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा विदेशी फंडिंग कोई ले रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ले रही है और देश में इस पे सांप्रदायिक दंगा तनाव फैलाने का काम कर रही है। तत्काल विदेशी फंडिंग पर रोक लगनी चाहिए, तो ये चर्चा और ये विषय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब है अपने फायदे के लिए। ये बीफ एक्सपोर्ट से गाय माता के हत्यारों से तक चंदा लेने का काम करते हैं। इनकी नीति और नियत साफ है, इन्हें अपने चंदे का धंधा जिंदा रखना है। मोहित शुक्ला जी, एक मिनट अतुल गहलोत जी, नहीं मोहित शुक्ला जी किया था। हाँ। मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। देखिए, उत्तर तर्क का होता, कुतर्क नहीं, फिर भी मैं दे देता हूँ। कुतर्क है कि 9 महीने में यह माता जन्म देती है, मगर इस्लाम में जो है नसबंदी कराना जो है जायज नहीं माना गया। वो मानते अल्लाह की देन है, जितने बच्चे चाहे होते रहते हैं। ये इस बात का जवाब है। और हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि कैसे बच्चे होते कैसे नहीं होते हैं। और वो आगे की बात, जस भारती जी विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छा तर्क करते हैं, कभी कभी कुतर्क कर लेते हैं, तो उनको मैंने बखूबी इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, अली आरिफ साहब, अतुल गहलोत जी, यश भारती जी और आचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, संभल से श्रावस्ती तक तस्वीर बिल्कुल साफ है। डेमोग्राफी बदलने की जो संगठित साजिश है, अब उसका खुलासा हो रहा है। इन तमाम चीजों से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है और अब देश भी देख रहा है कि कौन सच्चाई के साथ है और कौन यहां पर देश के गद्दारों के साथ है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।